अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस्लामाबाद और पाकिस्तान आज इस हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि आज यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है जिसका बाकायदा से आज आगाज़ होना है। यकीनन SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कई दिहाइयों से इसकी मेज़बानी का मुंतज़िर था और इस मरतबा तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे के बाद इसकी मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं और इस हवाले से भारत जैसा मुल्क भी जिनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए और चीनी वज़ीर आज़म भी इस कॉन्फ्रेंस में इससे एक रोज़ पहले आ चुके हैं। देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस हद तक आज के इस कॉन्फ्रेंस और इस प्लेटफॉर्म से भरपूर फ़ायदा उठा पाता है। लेकिन स्ट्रेटजिकली जहाँ इस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ इकॉनमी के ऊपर बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर बात हो रही है, बल्कि पीस के ऊपर भी बात की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीस के हवाले से ख़ुद पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है। गुज़िश्ता रात तक अवाम इस तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे कि आया इस्लामाबाद में इंतशार की सूरत पैदा होगी या फिर पुरअमन इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा एहतजाज कॉल आउट किया गया था इस्लामाबाद के लिए और डी चौक के लिए, और हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो उसको किस तरीके से हैंडल करे। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने का या कम अज़ कम उनके मौलजीन की उनसे मुलाकात करवाने का, वो मुतालबा अपनी जगह दुरुस्त था और शायद यही वजह है कि फिर आखिरी टाइम पर हुकूमत को वो मुतालबा मान के घुटने टेकने पड़े और उसके बाद हमने देखा कि किसी हद तक इस्लामाबाद की सूरत हाल बेहतर हो सकी। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि मामला यहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की पोजीशन अपनी जगह, लेकिन इसके बाद अब ये लग रहा है कि सियासी तौर पर हुकूमत न सिर्फ ये कि अपोजिशन बल्कि इसके अलावा जो आइनी तरमीम की बात की जा रही है तकरीबन 17 या 18 तारीख करार दी जा रही है जिसमें पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुलाए जाएंगे और आइनी तरमीम के ऊपर भी काम अपने फाइनल मरहले में दाखिल हो जाएगा। तो यकीनन ये हफ्ता बहुत सी हैपनिंग्स के साथ इस्लामाबाद और इस हुकूमत के लिए होगा और इसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही कमर कस चुके हैं। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उमैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, रात गए तक एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा थी और PTI ख़ुद भी बड़ी अंडर प्रेशर थी। कारकुनान को यकीन नहीं था कि ये जो डिसीजन फ्लोट हुआ है कि एहतजाज मौखर करने का वो आया दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक हुकूमत ने क्यों डिले किया इस चीज़ को कि आपके मुतालबे को माने? ये नर्व्स का बेसिकली मुकाबला था या वो PTI का सब्र आजमाना चाह रहे थे? वजह क्या थी आपके ख्याल में आखिरी लम्हे तक इस बात को एड्रेस ना करने की हुकूमत की तरफ से? अच्छा जी, बुनियादी तौर पे ये एहतजाज तो था खालिसतन खान साहब की सेहत के हवाले से, और आपने देखा कि 3 अक्टूबर से एक मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई जो कि इंटरनेशनल कवानीन, हमारे डोमेस्टिक कवानीन तमाम की सरन जो है ना उनकी तौहीन की गई है कि आपका कानून अलाउ करता है 2 मुलाकातें एक हफ़्ते में और 2 मुलाकातें वो सेट ऑफ मुलाकातें, हर मुलाकात में 6-6 फ़र्द मिल सकते हैं। तो 3 अक्टूबर ऑनवर्ड खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर जिस तरह से खान साहब के तिब्बी मसाइल, मतलब कान की इन्फेक्शन उस पीरियड में चल रही थी, उस तरह के इश्यूज़ थे। उससे पहले आपने देखा यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने भी खान साहब की डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर किया और जिस कंडीशन में रखा वो इनह्यूमन कंडीशन, तो उसके तनाजुर में पार्टी ने कॉल दी थी। और ये तमाम दूसरी एहतजाज की कॉलों से हट के थी क्योंकि देखें इमरान खान की ज़ात के साथ बहुत सारी अवाम की तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। इमरान खान बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त होप का सिंबल है और इस वजह से ये कॉल दी गई थी और आखिरी वक्त तक पार्टी ने पूरा टूथ एंड नेल उसके लिए फ़ाइट किया। आपने जिस तरह से देखा डॉक्टर आसिम काली से इस्लामाबाद मौजूद थे और इसी वजह से मौजूद थे कि किसी तरह से एक्सेस ग्रांट की जाए और आज वो अडयाला जेल इसीलिए गए हुए हैं। मगर देखें हुकूमत देखें ये ना समझे कि ये एहतजाज कॉल ऑफ हुआ है तो मेन एहतजाज भी कॉल ऑफ हो गया। देखें ये तो गुजर गया, हम तो कॉन्फ्रेंस की वजह से खामोश हैं। देखें पाकिस्तान का एक बाहर का भी एक इमेज है, बाकी मामलात भी हैं, चलें वो तो गुजर जाएगा। मगर 16 जैसे भी गुजरनी है, आइन के बहाली के लिए, अदलिया के बचाव के लिए, जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए तो इस कौम ने निकलना है, अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे निकलना ही निकलना है। तो ये हुकूमत तैयारी कर ले, हमने तो आना ही आना है। नहीं, मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा, आपका मकसद ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने एहतजाज इन एनी केस इस्लामाबाद में डी चौक में करना है और अगर करना है तो वो फिर किस तारीखों में करने का इरादा है?
देखिए आइडियली तो यही होएगा कि इसके फ़ौरन बाद ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आईनी तरमीम के तनाजुर में खान साहब ने 4 की कॉल दी थी, ठीक है। 4 वाला प्लान पूरी तरह से जो है ना नहीं एग्जीक्यूट हुआ कि इस्लामाबाद में वर्कर पहुंचे, वर्कर बेचारों ने गिरफ्तारी भी दी, मगर वो एक नामुकम्मल रहा। हमने जो है ना पार्टी ने उसको फिर दोबारा से डिसाइड करना और डेफिनेटली दोबारा कॉल होगी अभी, क्योंकि मुल्क के हालात के तनाजुर में एक आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, उन सारों को देख के फिर जो हमारी अपोजिशन के अलाइंसेस थे उन्होंने हमें रीच आउट किया, तो उस सारे तनाजुर को देखते हुए ये कल का फैसला किया गया था। ठीक, और दुरुस्त भी साबित हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुस्बत कदम उठाया। लेकिन अब सर ये बताएगा कि डॉक्टरों की जो आज मुलाकात हुई है खान साहब से, तो उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीश थी वो दुरुस्त साबित हुई है पीटीआई की, या फिर वो सेहतमंद हैं? जी, डॉक्टर आसिम गए हुए हैं, अभी तक बाहर फीडबैक नहीं आया। ये तो भी बैरिस्टर गौहर अपडेट करेंगे इस मामले पे, वो जो है ना डॉक्टर आसिम के साथ इन टच हैं, वो जैसे ही होता है तो हमें उस तरह से अपडेट मिल जाएगी, अभी तक की कोई अपडेट नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएगा कि अब इस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते आईनी तरमीम भी पेश होनी है, जॉइंट सेशन भी उसके लिए बुलाए जाने के लिए कॉल आउट किया जा रहा है। पीटीआई की उसमें क्या तैयारी है? आप एहतजाज करेंगे, बायकॉट करेंगे, या पार्लियामेंट और सेनेट में जाएंगे? क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, हिकमत अमली तो जी पहले ही हिकमत अमली तो यही थी कि अपने बंदों को महफूज करना था। इस तरह के फस्तायत के दौर में जब लोगों की इज्जतें, घर, कोई चीज़ महफूज नहीं था, तो उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप ने जो है ना एक बेहतर कदम उठाया। उन्होंने अपने जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, उनको उन्होंने महफूज किया है। और अब इंशाल्लाह ताला जब कॉल होगी, जिस वक्त भी टेबल होती है आईनी तरमीम, तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी पूरी तरह से अपोज किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये आईनी तरमीम इन्होंने बहुत लेट कर दी है। इन्हें नून लीग को अपनी रिवायत के मुताबिक ये आईनी तरमीम 12 अक्टूबर को लानी चाहिए थी, ताकि जो है ना उस वक्त जो एक आमराना इक़दाम हुआ था, आज उसकी ये तौसीक़ करते, पता चलता है इस कौम को कि ये कितने जमहूरी हैं। ठीक, लेकिन अब जो इस वक्त नंबर गेम है उमैर साहब, ये अब समझ से बालातर है। हुकूमत कह रही है कि नंबर्स तो बिल्कुल पूरे हैं, आर्टिकल 63A का आपके सामने तफसीली फैसला भी आ गया है। अब किस तरह आपके जो वर्कर्स हैं, जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो किस तरह बाइंड होंगे? उनको तो कोई भी प्रेशर के ज़रिए किसी भी तरीके से मजबूर किया जा सकता है कि वो वोट डालें, या वो किसी लालच के तहत भी। तो अब पीटीआई कैसे कंट्रोल कर सकेगी इसको, क्योंकि असल टारगेट तो पीटीआई ही होगी इसमें, मेरा ख्याल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 63A की इन्हें मुकम्मल सहूलतकारी मिल गई, ठीक है, और उसके बाद इनकी छांगा मांगा की एक हिस्ट्री है और ख़रीदो फरोख्त के ये माहिर हैं, मगर उसके बावजूद देखें एक इमरान खान ने जो इस वक्त अपनी टीम तैयार की है, उस टीम में से इनसे बंदे नहीं टूट रहे। आज ये हुकूमत वक्त 214 के फिगर पे खड़ी है, और 214 में से 2 वोट ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये खुद रेफरेंस मूव कर चुके हैं, क्योंकि आदिल बाज़ई हमारा था, इन्होंने गलत एफिडेविट उसका नून लीग की तरफ से दाखिल किया था। चौधरी इलियास काफ लीग का नहीं था, हमारी सपोर्ट से जीता हुआ था, उनका गलत एफिडेविट दाखिल किया। दोनों के खिलाफ इन्होंने रेफरेंसेस मूव किए हैं, मीनिंग देयर बाय इनका नंबर 212 है। 212 में एक वोट स्पीकर साहब का है जो कि कास्ट नहीं होना, ये 211 पे आ जाते हैं। इन्होंने करने 224 हैं, तो इतनी लंबी छलांग इनकी किसी तरह से भी पूरी नहीं होने लगी। अभी ये आजकल जो कर रहे हैं, आपके सामने वाक़यात है, रियाज फतेहाना साहब के बेटे को गायब किया हुआ है, उनकी बेगम ने FIR भी दर्ज कराई है, जगह जगह वो इशू को रेस कर रही हैं। वोट तोड़ने के लिए रियाज साहब का ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। जावेद वड़ाइस साहब का आपने देखा, मतलब डेरा घर में शुमार कर दिया, मगर वो खान साहब के साथ खड़े हैं। इसी तरह दूसरे दोस्त देख लें, ख्वाजा शिराज साहब का बिजनेस बंद किया गया, तो लोग खड़े हैं। देखें लोगों को अब ये नहीं है, लोगों ने जो है ना नज़रिए पे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट वो अपनी ज़ात की वजह से नहीं लेके आए, वो लेके आए इमरान खान के। वोट इमरान खान की अमानत है। अगर देखें इतना ही किसी का शौक़ है, किसी का ज़मीर जागा है, ठीक है, वो आज रिज़ाइन करे, आज़ाद जीते आए, बेशक दूसरी तरफ वोट डाल दे, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। दुरुस्त। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोग अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, अगर आपके साथ एक और जमात JUIF जो कि इस पूरे बातचीत के प्रोसेस में हुकूमत के साथ है, अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हमने हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के हतमी मरहले में आ गए हैं और बिल्कुल उसके करीब हैं आईनी तरमीम को मंजूर करने के। तो आपकी JUIF के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स शेयरिंग हुई है कि PTI का ये मौक़िफ़ है इन तरामीम के ऊपर?
देखें JUIFA ने अभी तक बड़ा ही जो है ना मोहतात अंदाज से चल रही है और बड़ा ही जो है ना कदम देख देख के चल रहे हैं, और जिस तरह से उनका अंदाज जा रहा है, कल तक की भी जो स्पीचेस मौलाना साहब की, उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कामरान मुर्तज़ा साहब जो आइनी तरामीम में भी शामिल हैं, तो वो उनका यही लग रहा है कि वो किसी तरह से भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये फ़र्द वाहिद को अकोमोडेट करने के लिए एक अदालत बनाई जा रही है। उनका जो व्यू है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। अगर उस तरह की चीज़ आती है तो ये तो इनकी जो स्कीम बनाई हुई है, जो इन्हें कहीं से मिली है, उसकी मुकम्मल नफ़ी हो जाती है, तो उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि JUIFA वाला तो इनका चैप्टर काफ़ी हद तक क्लोज़ हो गया है, तो इन्हें रीथिंक करना पड़ेगा उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए। लेकिन उमर साहब, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसमें मैं 2-3 पहलू आपसे जानना चाहूँगी। इसका मतलब ये समझा जाए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात अचानक ही JUIFA ने कर दी है, तो अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता फिर JUIFA और PTI तो माइनस हो गए, तो फिर आपके ख्याल में नंबर कैसे पूरे करेगी ये हुकूमत टेक्निकली? से फिर खाली नेशनल असेंबली में आप देख लें, इन्हें जो है ना 13 बंदे खाली तोड़ने पड़ेंगे PTI से, तो वो 13 बंदे किधर से पूरे होते हैं? किसी तरह भी पूरे नहीं होते। ये तो मतलब जो है ना पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में JUIFA के बगैर तो ये नामुमकिन है काम। और अब जो हालात बन गए, देखिए उस रात आईनी तरमीम हो जाती एक डिफरेंट बात थी, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। PTI के 5 बंदे इन्होंने उठा लिए थे, पंजाब हाउस में रखे हुए थे। अब वो वाली कैफियत नहीं है, अब मैक्सिमम 2 से 3 बंदों ने स्लिप होना है, अगर वो भी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में जितना ये तूल चीज़ पकड़ रही है, वो 2-3 बंदे भी रीथिंक करेंगे कि ये जो है ना घाटे का सौदा है। दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल उमर साहब कि अगर ये आईनी तरमीम यानी केस पेश हो जाती है तो PTI पार्लियामेंट में रहते हुए इसको अपोज करेगी या फिर आप स्ट्रीट्स पर आकर एहतजाज भी करेंगे? देखिए पार्लियामेंट के अंदर ही रह के जाहिर बात है अपोज करना है, और हम इसको चैलेंज भी करेंगे अदलिया में भी। देखें आपकी 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम अदालतों में चैलेंज हुई, और आपकी इन्हीं जो है ना हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में चैलेंज हुई। वेन्यू मौजूद है और अदालत में ज़रूर चैलेंज होगी, ठीक है। और पहले तो है वो स्टेज रीच ही नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता हो जाती है तो आपकी बार एसोसिएशंस, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सब चैलेंज ऐसे करेंगी। तो ये जो बेसिकली आईनी तरमीम है, ये तो एक जुडिशरी पे हमला है, आला अदलिया को ख़त्म करने की साजिश है। तो ये साजिश किसी तरह से कामयाब नहीं होने लगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज वक्त के लिए यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है। इस तरमीम के हवाले से भी जिसको मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि इसी तरमीम के अंदर हुकूमत के पास ना सिर्फ नंबर्स पूरे हैं बल्कि JUIFA को भी अज़राह तफन्नुन शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ उनको ज़रूरत नहीं है कि JUIFA भी इसमें इसका हिस्सा बने। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल नज़र आ रहा है कि अगर PTI और JUIFA माइनस हो जाती है तो फिर हुकूमत आखिर इस तरमीम को 2/3 अक्सरियत के साथ किस तरीके से पास करवा सकेगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद एक मरतबा फिर शंघाई ताउन तंजीम का रुख करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पर बैरून मुमालिक के जो डेलीगेशंस हैं वो आ रहे हैं। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से किस हद तक भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। SCO समिट यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है, चाहे विजुअली सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक भरपूर मौका है जब मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच चुका है, लेकिन किस हद तक पाकिस्तान इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अमन की बात तो की जा रही है कॉन्फ्रेंस के इस साल के एजेंडे के ऊपर, ना सिर्फ ये कि इकॉनमी बल्कि सिक्योरिटी और दीगर इशूज़ भी, इन्वायरमेंट भी और इस किस्म के दीगर मसाइल का अहाता करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस 1.5 रोज़ा मुख्तसर कॉन्फ्रेंस में आखिर किस हद तक पाकिस्तान और बाकी ममालिक भी इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकेंगे, इस सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद कि जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं बल्कि जियो इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं और एयर्ड इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं शकील रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताइएगा कि ये कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी का शर्फ मिल रहा है और इसको एक बहुत बड़ा इवेंट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन है इसकी वजह से, लेकिन चलें इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी क्या पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को फुली यूटिलाइज कर सकेगा इस मरतबा? शुक्रिया हसन आप यहाँ मुझे मदऊ करने का। देखिए, एक तो यह है कि ये रोटेशन पे होती है ये मीटिंग, जो हर दफ़ा की रोटेशन के एक से दूसरे मुल्क में होती है। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर आता है तो 7 उस मुल्क में मीटिंग हो जाती है। मगर ये हमारे लिए इसलिए खुशाइंद है कि बड़े अरसे बाद यानी कि जो कि सरबराहान की लेवल पे इतने ज़रा सा यानी कि सरबराहान जो कि गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आपको याद होगा कि इस साल एक यूएन ने भी कॉन्फ्रेंस की थी फ्यूचर समिट। उसमें ये कहा गया था कि जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है वो फ्रैक्चर्ड हो चुका है, अब इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और इस सिनेरियो में एससीओ का इकट्ठे मिल बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली और या टेररिज्म को काउंटर करने में बड़ी हेल्प मिल सकती है। अगर हम देखें तो एक तरफ ये दुनिया की 40% आबादी बनती है, तमाम ममालिक को इकट्ठा मिलाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, और इसका जो टोटल जीडीपी है वो 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और दुनिया के 20% जो कि ऑयल रिजर्व है वो इन ममालिक के पास है, और 44% जो गैस रिजर्व हैं वो भी इन ममालिक के पास हैं। जब इसमें सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा ऑफिशियली और इसमें यूएई आ जाएगा तो आप इसका वॉल्यूम देखें क्या हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस तरह बड़े फोरम का पाकिस्तान में मुनक्कद होना। और इसमें दूसरी जो चीज़ है कि वो यानी कि टेररिज्म की जब बात करते हैं तो इसमें एक पूरी बॉडी बनी हुई है जो रीजनल टेररिज्म को काउंटर करती है। अब इसमें पाकिस्तान अपना केस बड़े मुदल्लल तरीके से लड़ सकता है। देखिए जी, जो पाकिस्तान में अभी जो बीएलए का अटैक भी हुआ है, आप उसमें ताने बाने मिलाएं तो कहाँ से जाके मिलती है, आपको पता चलेगा कि उसके फाइनेंसर कौन है और उसको किसने सपोर्ट किया है। तो वो इस फोरम में भी बैठे होंगे, आप उनको भी काउंटेबल कर सकते हैं। अगर उनको अभी काउंटेबल नहीं कर सकते तो आप उस पर बात करना जरूर ये समझेंगे, क्योंकि देखिए आज एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है जो कि पाकिस्तान में भी फॉलो नहीं किया जितनी ज़्यादा की जा रही, जो कनाडा ने आज किया है इंडिया के साथ। इंडिया पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाता फिर रहा है कि जनाब हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस होती है, ये होता है वो होता है। आज कनाडा ने उसको ऑफिशियली यानी कि डिक्लेयर कर दिया है कि आप एक रिप्रेशन स्टेट है पूरी दुनिया में, तो ममालिक आप क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारे लिए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है कि हम इस लेकिन शकील साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए असल में जो कुछ भारत कर रहा है वो समझते तो सब हैं, लेकिन उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग होती है, उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग होता है कि हम सही पॉइंट के ऊपर भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। आप देखें अफगानिस्तान से मुतालिक इशू है, सबको पता है अफगानिस्तान की तरफ से इंटरवेंशन और कितनी जो है वो दफ़ा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान का बॉर्डर गलत इस्तेमाल हुआ, उनकी गवर्नमेंट भी जानती है। लेकिन जब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो टेररिज्म है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सही मायनों में जस्टिफाई क्यों नहीं हो पाता? इसमें बड़ी सिंपल सी वजह है, वो लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो कि यानी कि हमारे पॉलिसी मेकर्स है वो रट्टू तोते बैठाते हैं, वो पैरट बैठाते हैं आपके हर फोरम पे, जिनको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक स्टेटमेंट पकड़ा दी जाती है, वो पढ़ते रहते हैं। आप ग्लोबल लेवल पे ऐसे नहीं होता, वहाँ आपको इंटेलेक्चुअल डिबेट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको वहाँ पर साबित करना पड़ता है ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से, इमोशनल स्पीच से नहीं आप उनको कर सकते। तो ये हमारा जो फंडामेंटल फ्लॉ है, जो हमारे पॉलिसी मेकर जो हमारे जिसको कम्युनिकेट करवाते हैं, जो जिनको हम सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं या थिंक टैंक्स कहते हैं, उनमें जब ये अपने सो कॉल्ड यानी कि जिनको हम कहते हैं एक्सपर्ट उनको आगे करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर कोई नहीं सुनता, ना कोई आपको सीरियसली लेता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी आप चाइना जाए ना, चाइना हमारा आर्यन ब्रदर है, वहाँ की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आपको बड़े कम पाकिस्तानी मिलेंगे, फ्यू इक्का दुक्का जिसको कहते हैं, आपको इंडियन बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां से जो आप लोग आगे करते हैं वो यूँ करते हैं कि जिनका दिमाग लड़ा सकते हैं। हमारे से वो पढ़ते हैं कि हम अभी भी आप किसी एक्सपर्ट को फोन करें बुलाएं, वो ही स्टेटमेंट पड़ेगा, डीपर देन सी, हायर देन माउंटेन्स, स्वीटर देन हनी। हमारा जो डिस्कोर्स में इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारे लोग जाके में रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि हमारा फोर्सफुली हमारा आर्गूमेंट कर सके, और इसका मार खा जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर बड़े अरसे के बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। आपको याद होगा कई साल पहले प्रेसिडेंट आना चाह रहे थे, उस वक्त भी एक मसला पॉलिटिकल हुआ था और फिर उनका दौरा मनसूख हो गया था। अब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इस मौके पर भी थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी का माहौल पैदा हुआ, लेकिन अब किसी हद तक टोन डाउन हो गया है। ये आप खुद भी चाइना के हवाले से एक्सपर्ट हैं, आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है उनका ये दौरा? और वो इससे एक आध दिन पहले आ गए और उनकी मुलाकातें चलती रहेंगी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी साइड लाइन पर, तो कितना इफ़ेक्टिव आपको लग रहा है कि इससे हम जो एक सद मोहरी सी आ गई थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक के हवाले से भी, क्या उसमें कुछ अब ख़त्म हो चुके हैं मसाइल, कुछ बर्फ़ पिघली है, कुछ बेहतरी के आसार नमूदार हुए हैं? जो चाइना पाकिस्तान का दौरा होता है हमेशा अहम होता है। इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो कि बहुत बड़ा कसूर है कि जब जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर, जो पार्टी हुकूमत में होती है वो कहती है जनाब सब ठीक है, मैं चैंपियन हूँ, जो अपोजिशन में होती है वो कहती है सब खराब है। आप ये नून ले लें तो इनके जो मिनिस्टर्स होते थे वो कितने किस तरह के बयान देते थे सी पैक के बारे में। तो देखिए हमारा जो है ना, हमें पोलिटिकली जो हमारी पोलिटिकल क्लास है, रूलिंग लीड है, उनको समझ लेना चाहिए कि पार्टी इंटरेस्ट एक और चीज़ होती है और नेशनल इंटरेस्ट और होता है।
जहां नेशनल इंटरेस्ट हो वहां आपको कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वहां सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को ही फोकस करना चाहिए। चाहे आपका जानी दुश्मन उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो तो आप उसको सपोर्ट करें। तो ये पॉलिटिकल एलीट को समझने की जरूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने कुछ मेच्योरिटी दिखाई है और बात को टून डाउन कर दिया दोनों साइड ने। और जो अहमियत की बात है, देखें अभी जो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल की हम बात करते हैं उसमें चाइना एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है अगर हम उसको देखें हमने 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए। अभी 2 बने, अगर हम 2 को पॉपुलेट कर ले तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट आप देखेंगे विद इन 1 or 2 ईयर्स कैसे रिवाइव होता है। और हमें इमीडिएट रिवाइव करना है तो हम एग्रीकल्चर कॉपरेशन है जो चाइना के साथ उसको एनहेंस कर सकते हैं। वहां से हमें 1 साल के अंदर मसलन हमारे एग्रीकल्चर का क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ा, क्वालिटी सीड नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारी पर एकड़ यील्ड इंतहाई कम है दुनिया से कंपेयर करें। अगर हम सिर्फ चाइना से क्वालिटी सीड ले लें 1 साल तो हमारी डबल हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन। अगर हम चावल को इस बार $4 बिलियन कमाया तो नेक्स्ट ईयर हम 8 बिलियन भी कमा सकते हैं। इस तरह दूसरी फसलों में भी कमा सकते हैं। आपके यानी कि हमसाए में ये मिडिल ईस्ट पड़ा हुआ है सारा, वो खुराक लेना चाहता है तो चाइना हमें मल्टीपल फ्रंट से कर सकता है। फिर चाइना हमें सिक्योरिटी के मामला में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि जब इस वक्त पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है स्पेशल लाइक BLA हो गया या इस तरह के जो आउटलेट्स हैं, ये आपको पता है ग्लोबल सुपर पावर्स इनको कर रही हैं सपोर्ट। अब ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी बड़ा अच्छा काम कर रही है और हमें एडमायर करना चाहिए। मगर जो इन टेररिस्ट के सपोर्टर्स हैं वो ग्लोबल पावर्स हैं, उनके पास बेतहाशा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बेतहाशा टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान उनको अकेला कम्पीट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें चाइना का साथ चाहिए होगा। तो पाकिस्तान के पास मल्टीपल चांसेस हैं जिससे हम अपने इकोनॉमी को भी रिवाइव कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन को भी स्टेबल कर सकते हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ में बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक। मगर आपने एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा आखिर में, आपने बात करी प्रोपेगेंडा की। आप देखिए आज से चल रहे साल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया और जो सारी न्यूज चलनी शुरू हुई इंडिया से। अब हम आ रहे देखें जब इंडिया में G20 हुई थी उन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी बस्तियों को जाने की चादरें लगा के कवर कर दिया था, कोई इधर को देख भी ना सके। हमने तो चलो ये कह रहे हैं लोगों का कि थोड़ा सिक्योरिटी मेजर ले लें। अब देखें वो अपनी उन्होंने पूरी की पूरी जो आबादियां थी उनको चादरें लगा के कवर कर दिया था, कोई उधर देख भी ना सके, उधर पेंट कर दिए। तो देखें आप बात वो करे कि जिसका कोई अपना कोई जाने की बात हो। हमें देखें इस बात में बार बार कहता हूँ हमें अपनी स्टैंडिंग पे खड़े रहना चाहिए, भी हमारा हक है, हमें अपने जो मेहमान आए उनको सिक्योर करना है, ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या करें। आप कौन है हमें ये बताने वाले कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामिज़ साहब, बड़े प्रिसाइज अंदाज में इस वक्त सिचुएशन है इस हवाले से तबसरा कर रहे थे। तनकीद अपनी जगह, लेकिन SCO समिट पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को मौका मिला है कि अपने मुल्क में एक ऐसा इवेंट करवाए जिसमें दूसरे मुल्कों के सरबराहान भी शरीक हो रहे हैं। एक मुस्बत इमेज है जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रूर जाएगा। एक मुख्तसर वक्फा और इस कॉन्फ्रेंस की फौरी बाद इतलात ये हैं कि हुसैनी तरमीम के मुसवदे के ऊपर काम अब अमली शक्ल में दाखिल हो जाएगा जब जॉइंट सेशन कॉल आउट किए गए हैं। कितनी तैयारी है हुकूमत की और कितनी तैयारी है अपोजिशन की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ SCO समिट के हवाले से जितनी भी एजम्पशंस थी गलत साबित हुई, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट मोमेंट के ऊपर जो अपना एहतजाज बैकआउट किया उसमें यकीनन हुकूमत की तरफ से एक सेन जो एक्शन था वो ये था कि उन्होंने वो एक्सेस दिया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही थी, लेकिन जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, नर्व्स का खेल था, दोनों तरफ से प्रेशराइज करने की एक दूसरे को कोशिश की जा रही थी। लेकिन खैर जो भी हुआ उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि यकीनन इस कॉन्फ्रेंस को पुरअमन तरीके से पाकिस्तान पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशा भी है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के ऊपर एक नई डेवलपमेंट जो कि तरमीम की सूरत में है वो भी टेबल होने जा रही है और इस हवाले से अब देखना ये होगा कि आया नंबर गेम के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन बज़ाहिर JUIFA को शामिल करने की जो बात की जा रही है कि हुकूमत बज़ाहिर ज़रूरत महसूस नहीं करती, लेकिन एज अ गुड जेस्चर वो चाहते हैं कि JUIFA भी इसमें शामिल हो और इसमें सबसे अहम रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर रही है एक मीडिएटर के तौर पर। जहाँ कहीं भी खिंचाव की कैफियत पेश आई है सियासी जमातों के माबैन, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माहौल को बेहतर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और आने वाले दिनों में भी यकीनन उनकी तरफ से यही कोशिश की जाएगी कि 18वीं तरमीम की तरह इस तरमीम में भी तमाम लोग या कम अज़ कम इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन
बोर्ड हों, लेकिन क्या कुछ हो सकता है मुमकिन इस हफ्ते में, इसी के ऊपर बात करेंगे। और बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पहले तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका मुख्तसर कॉमेंट चाहूँगी कि बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था और अभी तो शुरू हुआ है बाकायदा, लेकिन इसमें जिस तरीके से आपने देखा है कि अब मुख्तलिफ रीजन्स के जो सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंच चुके हैं, जबकि आना भारतीय वज़ीर आज़म को चाहिए था, लेकिन बिलावल साहब ने उनके लिए भी तैनीती पैगाम दिया है साबका वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से। कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान के लिए, बड़े अरसे के बाद मेज़बानी मिली है उसे? देखिए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, सियासी तनाज़ुर, इस वक्त पाकिस्तान के ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल उभरती जा रही है, उन हालात में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस तरह की कॉन्फ्रेंस होस्ट करने का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। ये कॉन्फ्रेंसें कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं छोड़ती, लेकिन आपके लिए ताउन के रास्ते खोलती हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, जिसमें इस रीजन की बहुत बड़ी ताकतें, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज भी है और इससे एक नई जिहतें भी खुलेंगी। आपके रीजनल कोऑपरेशन का जो अमल है ये ज़्यादा बेहतर होता है और पाकिस्तान यकीनन किसी भी पुरअमन कोऑपरेशन का ज़्यादा बेहतर बेनिफिशरी हो सकता है अपने जो जोग्राफियाई हैसियत है उसकी हैसियत के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा का आना, वजीर आजम आते तो बेहतर होता, लेकिन जिन हालात में आजकल हम गुजर रहे हैं और उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है हिंदुस्तानी वजीर आजम की, अनफॉर्चुनेटली वो इंतहा पसंदी को ही फरोग दे रहे हैं। लेकिन इवन दैन उनके वजीर खारजा का इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना भी सिग्निफिकेंट है। हमारे आपस में ताल्लुकात में तनाव कम हो, रीजनल पीस हो और हम बेहतर तरीके से अपने अपने मुल्कों के लोगों की खिदमत कर सके और पीसफुल मीन्स के जरिए अपने मसाइल भी हल कर सके। तो ये हमारे मुल्कों के लिए भी दुनिया का ये अर्नड लेसन है, हमें दुनिया से लर्न कर लेना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब एक मसला ये भी है कायरा साहब कि जहां हम एक मुस्बत इमेज पाकिस्तान का देने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं। आपको भी याद होगा कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना और एहतजाजी तहरीक की गई, और अब हमने देखा कि इस मरतबा जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, तो एक मरतबा फिर एक हॉल बन गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि उनके कायद से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आपके ख्याल में इसकी बदमज़गी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी दोनों जानिब से? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा लीनियंसी का व्यू देना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बड़ा नैरो असल में एक व्यू लिया हुआ है। वो हर इवेंट को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के असूल के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को इवॉल्व करने के लिए, जो कि एक उनके लिए कामयाब हथकंडा है। अभी तक उन्होंने जब भी इसको इस्तेमाल किया है ये कामयाब हथकंडा रहा। अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना एहतजाज वापस ले लिया। अगर वो एहतजाज करते तो ये उनके लिए बड़ा खौफनाक किस्म का एक प्रॉब्लम बनता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो उनके फॉलोअर्स भी हैं उनके लिए भी पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के अमल को, और माजी में भी उनके ऊपर ऐसे स्टिग्मास मौजूद हैं, वो अगर सारे इकट्ठे कर दिए जाएं तो तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए गली मोहल्ले में, अपनी जगह पे, अपने अपने इलाकों में अपनी पार्टी को डिफेंड करना, उनके सरदारों को डिफेंड करना मुमकिन ना रहता। खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उनको कोई ऐसे खतरात नहीं है। और जो हुकूमत इस वक्त है, हुकूमत वक्त को भी इस बात का एहसास है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी सेहत को कुछ होता है तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस, उसके क्या रेपरकशंस होंगे, बिल्कुल इस बात का अंदाजा है। लिहाजा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उनको चलो विंडो दे दी गई, लेकिन अगर ऐसा न करते, वो विड्रा न करते काल और वो उसकी तरफ जाते तो रियासत शायद पूरी कुव्वत के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करती और उसको जस्टिफाई करती अपने तकलीफ पे होता। ठीक। अच्छा, अब सर एक और अहम मरहला जो कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद है वो आइनी तरमीम के हवाले से है। सर, पीपल्स पार्टी ने तो बारहा ये बात कही है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, जब हम 18वीं तरमीम पे 8-9 महीने बातचीत कर सकते हैं तो इस पर भी की जा सकती है। लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत बुनियादी तौर पर इसके लिए थोड़ा सा उजलत का मुजाहरा कर रही है। एक तो ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है कि जॉइंट सेशन बुलाने जा रहे हैं 17 या 18 अक्टूबर को, और इसमें मीटिंग्स भी अब हो रही हैं, क्या हतमी मरहले में दाखिल हो गया ये पूरा प्रोसेस, और क्या 2/3 अक्सरियत बज़ाहिर आपको मुमकिन नज़र आ रही है इस हुकूमत के लिए साबित करनी?
पहली गुजारिश तो ये है जी कि ये जो तासर है ना कि ये पर्सन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, ये अमेंडमेंट है, दोनों तरफ से बात ऐसी ही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए या उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ से ये तकाजा है कि ये काम न किया जाए, वो उस पर्सन के खिलाफ है, वो एक पर्सन को लाना चाहती है। तो ये दोनों तरफ ही को बात एक ही तरह की है। अमेंडमेंट्स लाने के लिए या कानून में और आइन में तरमीम जो होती है, एक होती है एंटिसिपेटरी, कि आप आइंदा आने वाले वक्तों के लिए इस तरह की तरमीम करते हैं कि आप समझते हैं कि कल कलां को ये जो हालात ऐसे होंगे उनसे निपटने के लिए हमें ये एक तरीका इख्तियार करने की जरूरत है। ये भी एक मुनासिब है। और एक आज मसला पैदा हो गया, आज लम्हा मौजूद में है, तो उसको एड्रेस करने के लिए और आइंदा उसके असरात को दूर करने के लिए वो भी आप अमेंडमेंट्स करते हैं, आइन में भी और कानून में भी। तो कोई अमर माने नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे है। हुकूमत वक्त अगर चाह रही है तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। और हाँ, अगर उसका किसी फर्द को या किसी जगह पे सिस्टम को नुकसान होता है तो बिल्कुल हम उसके रास्ते की दीवार है। पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही है कि इस पे तमाम जमातें इत्तेफाक कर लें, और हम चाहेंगे, हमने मौलाना को भी किया और होना चाहिए सब जमातों को। आपको याद होगा बिलावल साहब ने बाकायदा पार्लिमानी कमेटी में ये बात कही कि हम सब, जहां सारी जमातें थी, पीटीआई भी थी, कि हम सबको अपने अपने मौकफ में कुछ नरमी पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि किसी एक फरीक का मौकफ सारा तस्लीम नहीं किया जाता। कुछ ना कुछ आपको अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, कॉमन पॉइंट पे आना पड़ता है। यही अमल 18वीं तरमीम में हुआ था, यही अमल 1973 का आइन बनाते हुए हुआ, क्योंकि इत्तेफाक राय तभी होता है। हमारे जैसे मुल्कों में इत्तेफाक राय क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमारे यहाँ तनाव बहुत, हमारी अभी पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है। और अगर कोई ऐसा कानून, ऐसा आईनी शिक जो पास होती है जिसको इत्तेफाक राय से पास कर लिया जाए तो उसका वाइडर एक्सेप्टेंस होती है, उसको जो मलकियत दी जाती है, उसको जो सपोर्ट मिलती है लोगों से या जमातों से, तो वो उसकी तादेर या उसका मौसर होने का एक बड़ा दलील बनता है। अच्छा, लेकिन सर आपने दुरुस्त फरमाया, जो भी कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन एक मसला ये दरपेश है कि अगर हम तमाम जमातों की बात करें तो इसमें JUI फेक के बुनियादी फोकस इसमें हासिल था। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी मीटिंग्स की, हुकूमत का भी भरपूर प्रेशर रहा, फिर PTI ने भी अपना एक प्रेशर उनके ऊपर रखा। सर उन्होंने कुछ वक्त पहले बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर बज़ाहिर लग रहा था रजामंद है, लेकिन अब कुछ दिनों में उन्होंने कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे शिफ्ट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की राय क्या है? क्या कोर्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकती हैं या बेंच भी वो ज़रूरत पूरी कर सकता है जिसके लिए कोर्ट्स की तश्कील ज़रूरी थी? ये पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर हमने जब ये ख्वाब देखा था, ये ख्याल किया था पाकिस्तान के अमूमी हालात को, सियासी हालात को, हमारे यहाँ होने वाले मुकदमात को, तो उस वक्त बीबी शहीद के दौर में हमने ये कहा था कि अदालत बननी चाहिए, आईनी अदालत बननी। बिलावल साहब ने उस पर बड़ी तहकीक के बाद ये भी फरमाया था कि ये कायद आज़म का भी ख्वाब था, और हमारे ख्याल में आज भी ये अदालत ही बननी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब जमातें जिस पर मुत्तफिक होती है, क्यों बननी चाहिए? हमने शरीयत अपीलेट बेंच एक सुप्रीम कोर्ट का बनाया था। जब देखा गया कि वो शरीयत अपीलेट कोर्ट जो है, बेंच जो है, वो काम उस तरह नहीं कर सकता, अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही बनता है, तो उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे शरीयत कोर्ट बना दी गई, सही, पूरी अदालत बना दी गई। बिल्कुल ऐसी ही एक अदालत की जरूरत जो है वो आईनी मामलात को देखने के लिए हमारी दानिश में है। अब इस पे सारी जमातें बैठी हैं, बेंच बना तो यही सुप्रीम कोर्ट और इन्हीं के नीचे बनेगा। हम समझते हैं कि नहीं, वो एक सेपरेट अदालत हो जो सिर्फ आईनी मामलात को देखती रहे। हाँ, उसके लिए कितना बड़ा बेंच हो। एक दूसरी बात यह है कि जो आईनी अदालत होगी ना, वो वफाकी हैसियत की होनी चाहिए, उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी। हमारे यहाँ तो कई तरह के बेंच बनते हैं जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं हो सकती, बाज़ होती भी है तो नंबर डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी और वो बेहतर वफाकी इकाई के तौर पर काम। तो कारी साहब, क्या आपको लगता है कि इस हफ्ते आईनी जो तरमीम का ड्राफ्ट है वो 2/3 अक्सरियत से पास होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर जी, मुझे उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा, और इस पे कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है। अगर नंबर पूरा हुआ तो पास होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
सर ये तो आपने जाते जाते कंफ्यूज कर दिया, मतलब हो सकेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कहा जब गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे होंगे जो कि वो कह रहे हैं, अच्छा ठीक तो ही इस बिल को टेबल करेंगे। और इसके लिए कोई जॉइंट सेटिंग की जरूरत नहीं है, ये तो सेपरेट दोनों हाउसेज में पास होना है। ये जॉइंट सेटिंग में बिल टेबल करके पास नहीं किया जाता। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़बान कायरा साहब सर आपके कीमती वक्त। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत इत्तेहादी की सूरत में तो इस हुकूमत के साथ खड़ी है और अपना एक असूली मौक़िफ़ रखा हुआ है इन आइनी तरमीम के हवाले से भी। अब देखना ही होगा कि आया हुकूमत अपने कार्ड सही मायनों में सही वक्त पर खेलती है या फिर नहीं। जिस 2/3 अक्सरियत की वो बात कर रहे हैं, अब देखना होगा कि वो उसको साबित भी कर सकें। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।